परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगी। हिंदी की जानी मानी कथाकार ममता जी कालिया का गद्य पाठकों को हमेशा आकर्षित करता रहा है। मथुरा में जन्मी प्रतिष्ठित व्यास सम्मान से सम्मानित ममता जी कालिया ने कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, नाटक, यात्रा साहित्य और निबंधों से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। आपके प्रथम प्रमुख उपन्यासों में बेघर और उसी क्रम में 3 लघु उपन्यास दौड़, दुखम सुखम, सपनों की होम डिलीवरी, कल्चर वल्चर। आपके प्रमुख कहानी संग्रह में छुटकारा, सीट नंबर 6, उसका यौवन, एक अदद औरत, जांच अभी जारी है, निर्मोही, कविता संग्रह अ ट्रिब्यूट टू पापा एंड खाटी घरेलू औरत, 50 कविताएं, कितने प्रश्न करूं, संस्मरण में कल परसों के बरसों, कितने शहरों में कितनी बार। निबंध संग्रह की यदि हम बात करें तो भविष्य का स्त्री विमर्श का यथार्थ। ममता जी कालिया ने अनेक कहानी संकलनों का संपादन किया है तथा 5 वर्ष महात्मा गांधी हिंदी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा की इंग्लिश पत्रिका हिंदी का संपादन कर रही हैं। आपको सर्वश्रेष्ठ कहानी सम्मान हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली, यशपाल कथा सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, साहित्य भूषण सम्मान और राम मनोहर लोहिया सम्मान, बनवाली सम्मान, वाग्मी देवी सम्मान, सीता स्मृति सम्मान, कमलेश्वर स्मृति सम्मान, KL बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान, अनेकों सम्मानों से नवाजा गया। तो आज हम ममता जी कालिया की पुस्तक यादें और किताबें की समीक्षा करने जा रहे हैं। समीक्षा करना, गुण दोष विवेचन करना बहुत ही कठिन काम है और उस कठिन काम को यहाँ पे संपन्न करने के लिए मैं सर्वप्रथम हमारे पहली समीक्षा जो कि डॉक्टर हिमेश जी चंडालिया हैं, उनके द्वारा लिखी गई समीक्षा पढ़ने वाले हैं प्रवीणा जी चंडालिया। आपका मंच पर स्वागत। एक बार तालियों से हम स्वागत करते हैं प्रवीणा जी चंडालिया। सम्मानित बंधु और आदरणीय साथियों, आज बहुत समय बाद लगभग 5 या 6 वर्ष बीत गए हैं पुनः इस नवकृति संस्था में उपस्थित हुई और उसका मुझे जो जिम्मा सौंपा गया है, कहते हैं पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए यह आधा काम मुझे सौंपा गया है और इसे मैं पढ़ने जा रही हूँ। लेखिका ममता कालिया की पुस्तक की समीक्षा यादें और किताबें। स्मृतियाँ व्यक्तित्व की हो या पुस्तक की, मन के किसी कोने में अपना स्थान बना लेती है और जब तब सांझ के झुटपुटे में या रत जगे के उचाट में लौट लौट आती है। कभी भी दुख के बादलों की घनघोर घटाओं की तरह छाकर मन को अंधेरी चादर से ढक देती है, तो कभी अचानक बादलों की ओट से निकल आए सूर्य की रश्मियों से तन मन को आलोकित कर देती है। जहाँ विस्मृति ईश्वर का वरदान है, तो वही स्मृति अनेकानेक प्रकार से सृजनात्मकता का प्रस्थान भी है। वरिष्ठ उपन्यासकार, कहानीकार, कवित्री, निबंध लेखक और संस्मरणों की रचयिता ममता कालिया की सन 2021 में बीकानेर के सूर्य प्रकाशन मंदिर से प्रकाशित पुस्तक यादें और किताबें 17 व्यक्तियों और लगभग 34 पुस्तकों के बारे में लेखिका के विचारों, अनुभूतियों और प्रतिक्रियाओं का संकलन है। अपने सुदीर्घ साहित्यिक जीवन में अंग्रेजी साहित्य में MA करने के उपरांत विभिन्न चरणों से गुजरते हुए व्यास सम्मान तक अनेक विधाओं में ममता कालिया ने अनथक लेखन किया है। 7 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, हिंदी व अंग्रेजी में कुल 5 कविता संग्रह, 3 संस्मरण संग्रह, 2 निबंध संग्रह के अतिरिक्त अनेक पुस्तकों का संपादन व महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की अंग्रेजी पत्रिका के संपादन सहित आपका रचना संसार अत्यंत विशाल एवं विविधतापूर्ण है। ममता कालिया के को मिले सम्मान व पुरस्कारों की श्रृंखला भी काफ़ी लंबी है, जिनमें वे बानगी के तौर पर देखें तो KK बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान, वाग्देवी सम्मान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सम्मान, यशपाल कथा सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान
संस्थान द्वारा दिया जाने वाला साहित्य भूषण सम्मान, वनमाली सम्मान तथा हिंदुस्तान टाइम्स प्रकाशन का सर्वश्रेष्ठ कहानी सम्मान प्रमुख है। अपने समय के प्रतिष्ठित हिंदी साहित्यकारों के साथ घनिष्ठ परिचय व मित्रवत संबंधों ने उन्हें अनुभव की ऐसी विलक्षण समृद्धि दी है कि जिससे उन्होंने इस पुस्तक के लगभग 17 अध्यायों की रचना की है। इन लेखों से गुजरते हुए पाठक को लगता है मानो वह मनोरम रेखा चित्रों की एक वीथिका से गुजर रहा है और इस प्रक्रिया में उसे अप्रतिम प्रतिभा के धनी अनेकों विलक्षण व्यक्तियों का साक्षात्कार हो रहा है। इस श्रृंखला में हंस के यशस्वी संपादक रहे राजेंद्र यादव भी हैं तो मनु भंडारी भी, अमरकांत जी हैं तो मार्कंडेय भी, गुलजार हैं तो अवध नारायण मुदगल भी और जयरतन भी। मजेदार बात यह है कि इन्हीं सब के बीच जिनसे ममता कालिया के अंतरंग संबंध रहे हैं वे रविंद्र कालिया भी हैं। महादेवी वर्मा से शुरू होकर इस वीथिका के आदमकद चित्रों में शामिल शिव मूर्ति और नीलाभ भी हैं। ये संस्मरणात्मक आलेख उन व्यक्तियों के बारे में लेखिका का अपना नजरिया है। ये शोधपरक तथ्य आधारित समीक्षात्मक लेख नहीं है। लेखिका के अपने अनुभव व वीक्षण से रचे ऐसे रेखाचित्र हैं जो सत्य भी हो सकते हैं और कुछ हद तक लेखकीय पर्यवेक्षण की स्वतंत्रता के चलते सत्य से कुछ परे भी। स्वयं लेखिका मेरी बात को स्पष्ट करती है। कई बार हम किसी से मिलते हैं, पहली बार, दूसरी बार, बहुत बार उसकी एक छाप हम पर पड़ जाती है। साथी लेखक हुआ तो उसे और करीब से जानते हैं। अग्रज भी धीरे धीरे उजागर होते जाते हैं। रचनाकारों पर दिए गए आलेख ये दावा नहीं करते कि अंतिम सत्य है और मेरे पहलू से देखें, हाँ ऐसे ही। संकलन का प्रथम आलेख महादेवी वर्मा के साथ लेखिका की 2 मुलाकातों पर आधारित है। यद्यपि यह आलेख महादेवी वर्मा के प्रशासनिक व्यक्तित्व व उनकी स्पष्टवादिता दर्शाता है, मगर उनके भावुकतापूर्ण कवि हृदय के बारे में कुछ विशेष नहीं बताता। किंतु नारी अस्मिता को लेकर उनके बारे में लेखिका की टिप्पणी अवश्य उल्लेखनीय है। वे लिखती हैं, महादेवी जी के अंदर एक जिद थी। वे मानती थी कि भारतीय नारी जिस दिन अपने पूरे प्राण प्रवेग से जाग सके उसी दिन उसकी गति रोकना किसी के लिए संभव नहीं है। इसी सोच के अंतर्गत उन्होंने श्रृंखला की कड़ियों के निबंध लिखे। पुस्तक के दूसरे आलेख में भैरव प्रसाद गुप्त पर लिखते समय ममता कालिया अधिक सहज दिखाई पड़ती हैं और अपनी विषय वस्तु की अधिक जानकारी इस आलेख में सुधि संपादक और भैरव प्रसाद गुप्त के व्यक्तित्व के विविध आयामों का उद्घाटन करती हैं। हंस के यशस्वी संपादक और प्रगतिशील विचारक राजेंद्र यादव के जीवन और साहसी व्यक्तित्व पर जो दृष्टि ममता कालिया ने डाली है वह उनके बारों में प्रचलित आख्यानों को पुष्ट ही करती है। हंस के संपादक के रूप में राजेंद्र यादव की प्राथमिकताओं के बारे में ममता कालिया सरला अग्रवाल के हवाले से लिखती हैं। हमने साहित्य को व्यापकता और विस्तार देने की मानसिकता से हंस को शुरू किया था। उसमें भी प्राथमिकता थी कि समाज साहित्य में जो उठती हुई शक्तियां हैं उनको रेखांकित करें। कहना चाहिए कि ये हाशिए पर फेंके गए लोग थे जिन्हें साहित्य में जगह नहीं मिलती है। स्त्रियां, दलित थे, अल्पसंख्यक थे, आदिवासी थे और दूर दराज के लोग थे जिनको मध्यम वर्गीय साहित्य के मेन स्ट्रीम में जगह नहीं मिली। ममता कालिया अगले ही लेख में राजेंद्र यादव के स्मृति शेष होने पर उन्हें याद करती है। इसमें भी जहां उनका ध्यान राजेंद्र यादव के संपादक रूप पर ही केंद्रित रहा, वहीं लेख के अंत में वे राजेंद्र यादव के जीवन मृत्यु के बारे में दृष्टि का भी वर्णन करती हैं। राजेंद्र यादव जैसे सशक्त लेखक संपादक मृत्यु से नहीं डरते, मृत्यु से पूर्व स्वयं अशक्त हो जाने पर दयनीय हो जाने से डरते हैं। राग दरबारी जैसे प्रसिद्ध व्यंग्य उपन्यास के लेखक
लेखक श्रीलाल शुक्ल 20वीं सदी के महत्वपूर्ण हिंदी उपन्यासकार हैं। ममता जी उनके साथ के साक्षात्कार को जस का तस लिख देती हैं, उनकी तात्कालिक प्रतिक्रियाओं सहित। उनके विशेष लेखन व रुचियों को अनावृत करता यह लेख बेहद सूचनात्मक है। ममता जी लिखती हैं, श्री लाल जी स्वयं भी एक किताब की तरह खुलते हैं, पन्ना दर पन्ना। रचना में रमे हुए होकर भी दूसरों में गहरी रुचि और जिज्ञासा है उनमें। वे हिंदी के एकमात्र ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने खाकी रंग की सरकारी फाइलों की अटपटी जानकारी व शब्दावली से अपनी मौलिक रचनात्मक भाषा का अनुसंधान किया है। गुलजार जैसे शायर को याद करते हुए ममता कालिया उनकी रचनाओं को प्रचुरता से उद्धृत करती हैं। उनकी रचनात्मकता के विभिन्न आयामों यथा शायरी, फिल्म निर्देशन, संवाद लेखन व फिल्मी गीत आदि का उल्लेख करते हुए उनकी नज़मों और गीतों की पंक्तियां मानो उनकी टिप्पणियों की तारीफ करती चलती हैं। वतन मिला तो गली के लिए भटकता रहा, गली में घर का निशान ढूंढता रहा बरसों, तुम्हारी रूह में अब जिस्म में भटकता हूँ लेकिन। यहाँ उसके बाद शायद कुछ नहीं कहता, लेकिन आखिरी शब्द गुलजार की ताकत है। लेकिन के बाद संभावनाओं की एक दुनिया है जिसे सारी असहमतियों के बाद भी गुलजार पाना चाहते हैं। पुस्तक में इनके अतिरिक्त मार्कंडेय, शिवमूर्ति, अवध नारायण मुद्गल, दूधनाथ सिंह और जयरतन के बारे में ममता कालिया के संस्मरण हैं। उनसे जुड़ी खट्टी मीठी यादें, उनका परिवार, उनका रचना कर्म और उनकी जीवन दृष्टि सभी कुछ इन आलेखों में उभर कर आता है। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार उपेंद्रनाथ अश्क के पुत्र नीलाभ पर भी एक संस्मरण है। उनके जीवन की विविध घटनाओं के माध्यम से तत्कालीन भारत की एक उम्दा तस्वीर उभर कर सामने आती है। इस श्रृंखला में सबसे लंबा आलेख ममता जी ने अपने पति रविंद्र कालिया पर लिखा है। लगभग 30 पृष्ठों में उनसे पहली मुलाकात और फिर उत्तरोत्तर गहराते रिश्तों की कथा किसी फिल्म या टेलीविजन सीरियल की तरह पाठक को बांधे रखती है। जहाँ अन्य आलेखों में रेखा चित्रों से विरलता है, वहीं इस आलेख में कथा तत्व की प्रचुरता है, जो रविंद्र कालिया को नायक मानकर लिखी कहानी की तरह बार बार पाठक को अपनी ओर खींचता है। ममता जी का जीवन रविंद्र कालिया के साहचर्य की इतनी स्मृतियों से जुड़ा है कि 30 पृष्ठों के बाद भी वह महसूस करती हैं कि बहुत कुछ अनकहा रह गया है। इसलिए वो लिखती हैं, मेरे लिए तो रवि अनंत रवि कथा अनंता, अतः मध्यांतरे। पुस्तक का दूसरा भाग किताबों के बारे में है। किसी रचनाकार को उसके द्वारा पढ़ी किताबें ही गढ़ती हैं। कहा गया है कि सोहबत का असर होता है। किताबों की सोहबत का असर तो बेशक होता ही है। ममता कालिया जिस तरह से व्यक्तियों को याद करती हैं, लगभग उतनी ही शिद्दत से किताबों को भी। शास्त्रीय समीक्षा के प्रारूप में किसी भी पुस्तक की समीक्षा नहीं की गई है। पुस्तकों से एक अनौपचारिक मुलाकात कराते हैं ये आलेख। 1942 में प्रकाशित महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़िया से प्रारंभ इस खंड में 30 से अधिक पुस्तकों की चर्चा है। सभी पुस्तकों के बारे में वर्णन या टिप्पणी करना एक सीमित समय में संभव नहीं है। छायावादी कवियत्री के रूप में ख्यात महादेवी वर्मा के यथार्थवादी निबंधों का जिक्र ममता कालिया करती हैं और कहती हैं कि श्रृंखला की कड़ियाँ पुस्तक को स्त्री विमर्श की पहली गंभीर पुस्तक माना जाना चाहिए। इस पुस्तक में 18 निबंध हैं। क्योंकि यह समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन के चरम का समय था, अतः महादेवी वर्मा पर भी राष्ट्रीय नवजागरण का बहुत प्रभाव पड़ा था।
ममता कालिया कहती हैं कि इसी भावना से प्रेरित होकर वे नारी की बेड़ियां तोड़कर उससे मुक्ति का मार्ग खोजने का उपक्रम करती दिखाई पड़ती हैं। विद्रोही उपन्यासकार कृष्णा सोबती के उपन्यास समय सरगम को भी लेखिका प्रगतिशील चेतना के विकास और विस्तार का एक माध्यम मानती है। मन्नू भंडारी ममता कालिया की प्रिय लेखिका हैं, किंतु उनके साथ एक गहरी आत्मीयता का भाव भी जुड़ा हुआ है। इसी पुस्तक के पहले अंश में अपनी अंतरंगता का उल्लेख ममता कालिया कर चुकी है। एक कहानी यह भी मनु भंडारी की अपनी कथा यात्रा की कहानी है। वे इसे जीवनी नहीं मानती, बल्कि अपनी जीवन यात्रा की कथा एक छोटा भाग मात्र मानती है। इस पुस्तक में मनु भंडारी और राजेंद्र यादव के संबंधों के उतार चढ़ाव का भी जिक्र है, जिसे ममता कालिया मनु जी द्वारा पूरी परिपक्वता से किया चित्रण मानती है। मधु काकरिया द्वारा मादक द्रव्यों की लत के शिकार किशोर लड़कों पर लिखे उपन्यास पत्ता खोर का भी पुस्तक में जिक्र है। ममता कालिया प्रारंभ में पुस्तक के कथानक का उल्लेख करते हुए नायक आदित्य के मानसिक उद्वेग का चित्रण करती है और फिर यह बताती हैं कि किस तरह पुनर्वास और नशा मुक्ति के केंद्र से उसका इलाज नहीं हो पाता। मगर मोहन बागान लेन की मजदूर बस्ती उसे नया जीवन दे देते हैं और वह मेहनतकश वर्ग का क्रांतिकारी संगठन कर्ता बन जाता है। लगभग इसी वर्ग को संबोधित कहानियों का संग्रह साथ के लोग शेखर जोशी का कहानी संग्रह है, जिसमें 24 कहानियां हैं। ममता कालिया इस संग्रह की कहानी उस्ताद का विशेष तौर पर उल्लेख करती है और उसे हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों के वर्ग में रखे जाने का हकदार मानती है। कुरु कुरु स्वाहा के लेखक मनोहर श्याम जोशी के नवीनतम उपन्यास कसक का उल्लेख ममता कालिया करती है। यह एक प्रेम कथा है। ममता कालिया इस उपन्यास को हिंदी में जितनी भी प्रेम कथाएं अब तक लिखी गई है, ये वो लिखती हैं कि हिंदी में जितनी भी प्रेम कथाएं अब तक लिखी गई हैं, उनमें सबसे विलक्षण और चतुर प्रेम कथा मानती है। यह विवेचन अतिशयोक्तिपूर्ण भी लग सकता है। आलेख के अंत में उपन्यास की भाषा में अन्य भाषाओं तथा संस्कृत व अंग्रेजी के प्रयोग की भी ममता कालिया प्रशंसा करती है। पुस्तक में प्रज्ञा के उपन्यास भूदड़ बस्ती, देवदत्त पटनायक की मेरी हनुमान चालीसा, यश मालवीय के गीत संग्रह कहो सदाशिव, अखिलेश के उपन्यास निर्वासन, विभूति नारायण राय के उपन्यास तबादला, चित्रा मुदगल के उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा, वसु मालवीय के कहानी संग्रह सूखी नहीं है नदी, अल्पना मिश्र के उपन्यास अस्थि फूल, नीलिमा टिक्कू के कहानी संग्रह तुम्हारी नंदिनी के अलावा साहित्य के सरोकार किताबी बहारें, अपने समय की कहानियाँ, अमृतलाल नागर के उपन्यास जैसे आलेख हैं, जो लेखिका के बुक शेल्फ के समृद्ध होने का प्रमाण है। इन सभी आलेखों में रचना के कथानक के अलावा लेखकीय दृष्टिकोण और समकालीन साहित्य में उसकी जगह पर भी ममता कालिया अपना दृष्टिकोण रखती है। पुस्तक का कवर पेज सीरस सक्सेना द्वारा रचित है। यह किसी बालक की चित्रकला से पुस्तिका का पृष्ठ जान पड़ता है और उसी अनुरूप पुस्तक के शीर्षक व लेखिका के नाम की लिखावट भी है। मुख्य पृष्ठ से ही पुस्तक के भीतर की अनौपचारिकता के दर्शन होने लगते हैं। सूर्य प्रकाशन मंदिर बीकानेर ने पुस्तक का सुरुचिपूर्ण मुद्रण किया है तथा जिल्द साजी भी कारगर की है। आज के दौर में जब किताबों की कीमतें अतार्किक हो चली है,
इस पुस्तक की कीमत पाठकों के लिए पुस्तक खरीद कर पढ़ने का एक कारण बन सकती है। यह पुस्तक साहित्य के गंभीर पाठकों के लिए तो उपयोगी ही है, मगर यदि इसे यात्रा में साथ ले जाकर टुकड़ों टुकड़ों में भी पढ़ा जाए तब भी यह एक अच्छे सहयात्री की भूमिका निभा सकेगी। छोटे छोटे आलेखों में पुस्तकों और रचनाकारों का परिचय, पढ़ने का सुखद अनुभव पुस्तक को पठनीय बनाता है। भाषा का लचीलापन और लगभग कहानी कहने की शैली में लिखी यह पुस्तक आम पाठक वर्ग की पुस्तकों का परिचय प्राप्त करने की जरूरत को भी पूरा करती है। धन्यवाद। नवकृतिका, मेरा ये आलेख समाप्त हुआ। थोड़ा मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना होगा। नवकृति संस्था के मैं संस्थापक सदस्यों में से भी रही, लेकिन अचानक बहुत समय से इस संस्था में नहीं आने का अध्यक्ष भी रही, लेकिन अब बहुत समय बाद आई। उसके लिए नवकृति संस्था में भी आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को एक और मैं कहूँगी नया रंग लाया है हमारे सामने। और आपने पुस्तक के हर पहलू से जो यहाँ पे बिंदु रखे हैं, बहुत ही कठिन कार्य जो है समीक्षा, उसको बहुत ही सरल तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे दूसरे समीक्षक बिलाल पठान वास्को डिगामा